नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 7 हिंदी का पाठ 15 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है नीलकंठ। तो चलिए शुरू करते हैं। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही इन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल लें। मोर के पंचों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इतना इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कम वक्त रोजगारी ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। यहाँ पर पक्षियों के बारे में बताया गया है। पक्षी, चिड़िया हो गई, मोर हो गए, तोते हो गए, उन सब के बारे में। तो यहाँ पर एक व्यक्ति वहां से निकलता है, तो वो क्या है, इनके पास जाता है जहाँ पर ये बिकते हैं पक्षी। तो जैसे ही वो क्या है, इनको देखता है तो वो सलाम गुरुजी करता है और बोलता है कि आप पहले मोर के बच्चे के बारे में पूछ रहे थे। तो अब यहाँ पे एक जो चिड़ी मार बोलते हैं, जो चिड़ियों को मारता है, वह 2 मोर के बच्चों को पकड़ के लाया है और उनमें से एक मोर है और एक मोरनी है। आप इसको पाल लेंगे। मोर के पंजों में उससे क्या होती है, दवाई बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने के लिए आते हैं कि मतलब उनको मार के और उनके पंजों से क्या करते हैं, दवाइयाँ बना लेते हैं। और मेरे सीने में मैं भली इनको बेचता हूँ, दिल है, इंसानियत है मेरे अंदर, मैं भला इन मासूमों को क्यों मारने दूँ? इसलिए आप यहाँ गुरुजी इसको ले जाइए और पाल लीजिए। ये तो व्यापार ही ऐसा है कि पकड़ो पकड़ो, मारो मारो वाला। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने उनकी बात के लिए बोला है कि कई लोगों की आदत होती है कि बोलते जाते हैं, मतलब बोलते जाते हैं और जहाँ पर रुक जाएं वहाँ पर समझ लो कि अब उनका स्टेशन आ गया, इसलिए वो रुक गए हैं। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करती हुई मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था, संकीर्ण मतलब छोटा, कि वे बच्चे सावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मतलब इतना छोटा पिंजरा था कि वो ऐसे लग रहे थे जैसे मान लो उसमें जड़े हुए, जैसे तस्वीर होती, तस्वीर में बने होते हैं, ऐसे उसमें प्रतीत हो रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण में चली जा रही थी, मतलब वो बोले जा रहे थे। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मान ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। 12 कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मुझे क्यों सुनने लगा। तो उसने कहा कि इसके लिए क्या है, जोड़े के लिए 30 रुपये लिए हैं और 12 का है। तो उसने कहा भाई इसके बारे में सोच, तो इतने बड़े भी नहीं और इतनी खासियत भी नहीं है जो इतनी कीमत मांगने चल रहा है। पर वह मुझे क्यों सुनने लगा? आपका ख्याल करके अछतः पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे, अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के इनाम के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे पर चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। फिर उसने कहा मैंने जैसे तैसे उसको ले लिए, उसके नाम के भी दे दिए और जैसे ही मैंने पिंजरे को गाड़ी में रखा तो जो पक्षी शावकों की छटपटाने की आवाज थी वो ऐसा लग रहा था कि मानो कि जो पिंजरा है वही सजीव और यही उड़ने के लिए तैयार है। मतलब इतने छटपटा रहे थे कि पिंजरा ही उड़ जाएगा। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही
ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। मतलब सब लोग बोले कि तुम है ना मोर मोर कह रहे हो, तीतर लेके आ गए हो और तुम्हें ठग लिया है, और ठगने की बात सुनकर मैं चिढ़ जाता था। आप प्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या स्वर्ग खाब के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। मतलब सब लोगों ने मेरे को जब चिढ़ाया तो चिढ़ाने के कारण मेरा उन पक्षियों के प्रति जो व्यवहार था वह बदल गया। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए, कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। अब बता रहे कि मैंने उनको क्या अपने कमरे में जो जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ पे मैंने उनको रख लिया, और फिर मैंने खाने के लिए उनको सत्तू रखा, पानी रखा, तो वो ऐसे निकला जैसे कि मान लो चूहेदानी से पिंजड़े में से चूहे निकल आते हैं। और वो निकलने के बाद कभी इधर अलमारी के पीछे जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी क्या है मेरी जहाँ किताब वगैरह रखी थी उस टोकरी में बैठ गए। 2-4 दिन भी इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्त वास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। और बता रहे कि 2-4 दिन तक ऐसे ही चला कि मतलब वो कभी छुप जाते, कभी इधर छुपते, कभी, और कभी लास्ट में क्या है जो रद्दी की टोकरी में उसमें आकर बैठ जाते। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। मतलब धीरे धीरे जब उन्हें विश्वास हो गया कि मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो फिर वो मेरी मेज पर, कुर्सी पर, मेरे सिर पर तक भी बैठने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा मेरी बिल्ली इन नव आगंतुकों का पता लगा सकती थी, और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है। और उसने बताया कि खिड़कियों में तो जाली लगी थी, परंतु जो दरवाजा खुला रह जाता तो इनके यहाँ पर एक बिल्ली भी पली हुई थी। यदि उस बिल्ली को पता चल जाता कि मतलब यहाँ पर वो बच्चे हैं, तो हो सकता है वो उनको खा जाती। क्या होता हम खुद भी कल्पना नहीं कर सकते। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाजा बंद रहे, और ये दोनों उसकी दृष्टि में मेरे ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मार्जारी के लिए असह्य कही जाएगी। अब यहाँ पे बताया है कि यदि वो, क्योंकि कोई भी हो, जैसे एक बच्चा होता है तो दूसरे बच्चे को जब प्रेम करते हुए देखता है तो उसको क्या ईर्ष्या हो जाती है। ऐसे ही ये क्या है यहाँ पर खेल रहे हैं, मेरे उस पर कर रहे हैं। यदि मान लो बिल्ली ने देख लिया तो उसको, बिल्ली को भी क्या है आशा हो जाता, कठिन हो जाता सहना कि मेरा प्यार क्या है इनमें बट रहा है। मार्जारी बिल्ली को ही बोला जाता है, बिल्ली का ही पर्यायवाची है। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। अब उसने कहा कि जब मेरा कमरा था वो क्या है चिड़िया खाना बन गया, तो फिर मैंने सोचा कि अब इन चिड़ियों को क्या है उनकी जगह पर पहुंचाया जाए, जो कि वहां पर उन्होंने एक जगह बना रखी थी जहां पर वो जीव जंतुओं को रखते थे। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार के स्वाभाविक है। मतलब पहले ही दोनों आए थे तो सब लोग क्या है बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए उसको देखकर। कैसे प्रसन्न हुए, तो यहाँ पर उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि जैसे अपने घर में नई वधू आती है, नई बहू आती है, तो सब लोग उसको देखकर प्रसन्न होते हैं। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागनी अलापने लगे। मतलब एक कबूतर आया, वो नाच रहा था, नाचना छोड़ करके उसके पास आया, घूम घूम कर गुटरगू करके आवाज करने लगा। बड़े खरगोश सब सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे।
ऊन की गेंदें जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। मतलब सभी पक्षी क्या है, उन दोनों को देखने में लग गए। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। यहाँ पे बता रहे कि वो छोटे छोटे जो बच्चे थे वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ने लगे। और कैसे बढ़ने लगे, जैसे इल्ली होती है फिर इल्ली से वह तितली बन जाती है। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और बैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ धुती झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगें उठने गिरने लगी। अब यहाँ पर जो मोर है उस मोर की सुंदरता का बखान यहाँ पर किया गया है कि मोर के सिर पर क्या है, कलगी और सघन ऊंची जो चमकीली जो कलगी होती वह क्या है, घनी होने लगी और चमकने लगी। उसकी जो चोंच थी वह भी क्या है, गहनी हो गई। और उसकी आंखों की जो इंद्री थी वह कैसी नीली हो गई और वो भी चमकने लगी। और लंबी नील हरित जो उसकी ग्रीवा का मतलब होता है गले से, गर्दन है उसकी जो भंगिमा है वह धूपशाही तरंगी उसमें उठने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना और क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। अब यहाँ बताया कि इसके जो पंख थे, उसकी जो बाहें थी, पैर थे, वो सब भी बहुत सुंदर लग रहे थे। उसके जो पैर हैं, बोला जाता है कि मोर कब दुखी होता है, सिर्फ अपने पैरों को देखकर दुखी होता है, क्योंकि उसके पैर इतने सुंदर नहीं होते जितनी गर्दन, पंख, उसका पूरा शरीर सुंदर होता है पर पैर नहीं होते। और उसकी जो गति होती वो बहुत सुंदर होती, मतलब यहाँ से वहाँ चलना उछलना। आपने देखा होगा बरसात के समय में जब मोर नाचता है कितना सुंदर लगता है। उसकी जो सुंदरता थी वो अनोखी ही थी और उसकी जो गति थी उसको भी नहीं आंका जा सकता। मोरिनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा, मंत्र गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। मतलब जितना मोरनी सुंदर लग रही थी जितनी, उतना मोर नहीं लग रहा था। फिर भी मतलब मोर सुंदर था क्योंकि उसकी भी जो कलगी थी वह चमकने लगी थी, पंख उसके भी वैसे ही थे, उसकी गति थोड़ी धीमी थी किसकी अपेक्षा, मोरनी की अपेक्षा। और दोनों ही अपनी अपनी सुंदरता का क्या है यहाँ पर प्रमाण देने लगे। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। मतलब नीली उसका कंठ होने के कारण, गला होने के कारण उसका नाम क्या पड़ गया, नीलकंठ। और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मतलब मोर का नाम तो यहाँ पे नीलकंठ रख दिया और उसकी मोरनी का नाम रख दिया राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर दिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि मुझे खुद पता नहीं चला कि जो मोर था वह चिड़ियाघर का सेनापति कब बन गया, संरक्षक कब बन गया। और जैसे ही मैं सवेरे दाना डालता तो वो सभी पक्षियों को लेकर दाने के पास ले जाता। यदि इसमें से भी मान लो कोई गलती करता तो वह क्या है, अपनी जो उसकी चोंच है उस चोंच से उनको दंड देने दौड़ पड़ता। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके
कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और तब तक वे आत्मक्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुअल सा खेल खेलते रहते थे। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि दंड देने के लिए क्या है, कई बार जो खरगोश के बच्चे, खरगोश का आपने देखे होंगे बच्चे कितने उछल कूद करते हैं, कभी इधर भागते कभी उधर भागते, कभी ये करना वो करना। तो ऐसे ही तो वो कई बार क्या है दंड के उसमें उन बच्चों को उठा लेता था और उनके कान पकड़ कर उनको उठाता था, तो उनके कानों में क्या है घाव हो जाता था, छेद हो जाता था, और वो छेद ऐसा लगता था मानो कि उनका क्या है कर्णवेध संस्कार होता है, 16 संस्कारों में से कान छेदने का संस्कार, तो वह हो गया हो। और इस कारण से जो बच्चे होते थे खरगोश के या दूसरे पक्षी होते थे वो उसको है ना क्रोधित नहीं करते थे, और जितना मतलब वो उनको दंड विधान की पद्धति अपनाता था उतना वो उनको प्रेम भी करता था। ये नहीं कि सिर्फ दंड ही दंड देता था, प्रेम भी बहुत ज्यादा करता था। वह क्या करता था, मिट्टी में लेट जाता था और जो खरगोश के बच्चे होते थे या कुछ पक्षी होते थे उनको क्या है उनकी छाया देता था अपने पंखों की, और ऐसा लगता था कई बार कि जैसे जो छुआ छुआल होता है वो वाला खेल कोई खेल रहा हो। और एक बार क्या घटना घटी कि एक सांप क्या है जाली में से अंदर पहुंच गया, तो सांप को देख करके सभी जो पशु पक्षी थे वह भागकर इधर उधर खड़े हो गए, परंतु मोर वहां पर बैठा रहा, क्योंकि मोर की एक विशेषता होती है कि वह सांप को खा सकता है, मार सकता है। निकलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था। यहाँ पर अब एक खरगोश को सांप ने क्या कर लिया है, पकड़ लिया है खाने के लिए, तो उसका आधा भाग तो उसके मुंह के अंदर है, आधा बाहर। उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था, उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है कि मतलब वो उसको ऐसे दमोच लिया था कि वो चींची का जो स्वर निकाल रहा था वो भी उसका सही से नहीं निकल रहा था, मतलब दूसरे लोग तो सुन ही नहीं सकते थे, परंतु जो सांप होता है उस सांप की जो आवाज़ है वो मोर को जल्दी समझ में आ जाती, तो मोर ने क्या है उसको सुन लिया, और सुनने के बाद उसकी जो व्यथा थी उसको पहचान लिया और उसको बचाने के लिए वो यहाँ पर गया है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। तो उसने क्या किया, सांप को अपने फन में फंसा करके और पंजों से बहुत मारा, जिससे कि जो सांप था वह आधमरा सा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, मतलब उसकी अब क्या आधमरा हो गया था, तो उसकी जो पकड़ थी खरगोश के प्रति वो ढीली ही हो गई, और इस कारण से जो खरगोश था वह उससे छूट गया, परंतु निश्चेष सा वह वहीं पड़ा रहा, मतलब अब उसकी जो चेतना थी वो घायल सा हो गया, तो वो वहां पर गिर गया। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंदकेका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। फिर बता रहे हैं कि जो राधा थी, तो राधा मतलब वहां पे नहीं गई सहायता के लिए, बल्कि उसने दूसरे लोगों को बताया, और इस घटना पर सभी लोग क्या है वहां पर पहुंच गए और देखा कि सांप के क्या है 2 टुकड़े हुए पड़े हैं, और खरगोश क्या है उनको जो
मोर है वह अपने पंखों के नीचे बैठा हुआ है लेकर। अब यहाँ पे लेखक कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो कार्तिकेय जी हैं, भगवान कार्तिकेय, उन्होंने अपने युद्ध वाहन के लिए मोर को ही क्यों चुना, तो इसका कारण यही रहा होगा कि उसके स्वभाव को देख करके उन्होंने ऐसा किया होगा। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, सिंहक मात्र नहीं, इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। मतलब जो मोर है वह कलाप्रिय वीर पक्षी तो है, परंतु हिंसक नहीं मान सकते कि इसको है ना बहुत ज्यादा हिंसा करने वाला है, जैसे बाज होता है, चील होता है, तो इनकी श्रेणी में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि जो चील बाज है ये तो क्रूर कर्म करने वाले हैं। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। आगे बता रहे हैं कि जो नीलकंठ की जातिगत विशेषताएं थी वो तो उसके अंदर थी ही, और उसके अंदर एक क्या मानवीयकरण भी हो गया था। मतलब उसने जो दया दिखाई थी तो वो दया मानव के जैसे दिखाई थी। और मेघों की जो सांवली छाया में वो इंद्रधनुष के गुच्छे देख देख कर नाचता है, तो वो नाच क्या है देखते ही बनता था, और वो ऐसे नहीं नाचता था, मतलब लय और ताल के साथ नाचता था। और उसके जो पंख आगे पीछे घूमते थे वह बहुत सुंदर दिखाई देते थे। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। मतलब जो राधा है वो नीलकंठ के समान बहुत अच्छे से नहीं नाच सकती थी, फिर भी जो डांस करती थी, नाचती थी, तो उसमें एक छंद बनता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मोरनी है राधा, वो मतलब मोर के समान नहीं नाचती थी, परंतु वो क्या करती थी, कभी उसके बाएं पंखों को छू के आती थी और कभी दाएं पक्ष, मतलब इस प्रकार उसके गोल गोल चक्कर काटती थी जैसे कोई परिक्रमा लगा रहा हो। फिर भी उस परिक्रमा लगाने में एक मतलब ताल का ज्ञान होता था। और नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे पता भी नहीं चला कि नीलकंठ को कैसे पता चल गया कि मुझे उसका जो नृत्य है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसको पता चल गया तो वो एक बार क्या है मेरे पास आ गया और वैसे ही मंडलाकार छाता बनाकर नृत्य करने की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। प्रायः मेरे साथ कोई ना कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मय अभिभूत हो उठता था। उसने बताया कि कई बार मेरे साथ देश विदेश के जो अतिथि होते थे, मेहमान होते थे, वो भी आ जाते थे और नीलकंठ की ऐसी मुद्रा को देखकर वो सब लोग समझते थे कि वो सम्मान कर रहा है, और इससे वो क्या है आश्चर्यचकित भी हो जाती थे। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली, और जो विदेशी महिलाएं आती थी उसने तो उसका नाम भी रख दिया परफेक्ट जेंटलमैन। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसे कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। आगे बता रहे हैं कि मतलब जितनी पूरी तरह उसने सांप को मारा था और उसी चोंच से वो जो चने होते थे वो इतने आराम से उठाता था कि मतलब मेरे को कभी चोंच उसकी लगी भी नहीं। तो मुझे आश्चर्य होता है कि वो ऐसा कैसे कर लेता है, और मुझे इस चीज़ पर हंसी भी आती है। और उसको है ना जो फल और वृक्ष उतने ज़्यादा पसंद नहीं थे जितने कि फूल और जो पल्लवित वृक्ष होते थे वो पसंद थे।
बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर उठता था कि उससे बाहर छोड़ देना पड़ता था। मतलब बता रहे हैं कि जब आम की मंजरियाँ आती थी तो वो इतना प्रसन्न हो जाता था कि उसकी प्रसन्नता को देखकर कई बार हमें क्या करना पड़ता था, उसको बाहर ही छोड़ना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। आगे बता रहे कि नीलकंठ और राधा के लिए सबसे जो प्रिय मौसम था वो वर्षा ऋतु का था, और जैसे ही बादल आते थे तो ऐसा लगता था वो आवाजें करने लगते थे कि बादलों को जल्दी बरसने के लिए बुला रहे हों। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उनकी केका का असर उतना ही मंत्र से मंत्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाहें पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंद उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ इतने प्रसन्न थे और मैं भी देख कर के इनको प्रसन्न था बहुत। फिर अचानक ही एक नई कहानी जो करुणा की कहानी है वह उत्पन्न होती है। वो कहानी अब आगे बताएंगे। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखा सकोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार्य को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़ी मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थीं कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। अब यहाँ पर क्या है, किसी काम से उसको बाहर जाना पड़ा और बाहर जाते ही उसने देखा कि मतलब जो राधा है, राधा के समान ही एक दूसरी मोरनी है जिसकी क्या है पंजे वगैरह टूट गए, उंगलियां टूट गई हैं, वह वहां पर खड़ी नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कम वक्त चिड़ीमार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है, आप ना आए होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। उसने कहा कि आप नहीं आते तो मैं ये अधमरी मोरनी उसी को चिड़ीमार को दे आता, परंतु वो मैं आपको ये अधमरी मोरनी खरीदने के लिए कैसे कहूँ। सारांश यह है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मैंने पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना दिया। यहाँ पर लेखिका कह रही है कि यहाँ पर 7 रुपये दे करके मैं उसको लेकर के घर आ गई और जो पढ़ने लिखने का मेरा कमरा था उसको मैंने क्या है अस्पताल बना दिया, क्योंकि वो मोरनी कैसी थी, बीमार थी, इस वजह से उसके इलाज में लग गई। पंचों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रहीं, परंतु वह ठूठ जैसे पंखों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। मतलब उसने जैसा नाम रखा था कुब्जा, तो कुब्जा नाम के अनुसार वो मोरनी भी वैसी हो गई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाती बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और
फिर अंडे फोड़कर ठूठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो दूसरी मोरनी आई थी तो वह क्या है, राधा और नीलकंठ को साथ में देखना पसंद नहीं करती थी, और जो नीलकंठ है उसके साथ दूसरे पक्षियों को, पशुओं को देखना भी, जो जानवर थे उनको देखना भी पसंद नहीं करती थी, और हमेशा नीलकंठ के पीछे भागती थी, परंतु नीलकंठ उसको पसंद नहीं करता था। और ऐसे में ही क्या हुआ कि जो राधा है उसने 2 अंडे दिए, और जैसे ही इसको पता चला कुब्जा को, तो कुब्जा ने क्या किया, उन अंडों को तोड़ दिया। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। मतलब एक तो उसके बच्चे मर गए, ऊपर से वह राधा से दूर हो गया, इस कारण से नीलकंठ की जो प्रसन्नता थी वह आधी हो गई। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार का मैंने उतारा। एक मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मतलब बता रहे हैं कि मतलब जो नीलकंठ था वो इतना अप्रसन्न हो गया कि कई कई दिन तक तो वो खाना नहीं खाता था, पानी नहीं पीता था, और आम की शाखाओं में छिपकर बैठ जाता था। फिर एक बार मैं क्या, उसको प्यार से जैसे तैसे नीचे उतारा और एक खिड़की की शेड है पर उसमें छिपा रहता था। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ, और उसने सोचा, लेखिका ने, कि हो सकता है समय के साथ साथ सब ठीक हो जाए, इन लोगों में आपस में दोस्ती हो जाए। परंतु एक दिन ये घटना हो जाती है कि जो नीलकंठ होता है वो बैठा तो वैसे ही था जैसे पहले वो अपने खरगोश और अन्य पक्षियों को लेकर के बैठता था पंखों के नीचे, परंतु आज उसके जो बैठने की स्थिति थी उसमें अंतर था। तो इसके लेखिका के बुलाने पर भी वह नहीं उठा, तो उसको संदेह हो गया। वास्तव में नीलकंठ मर गया था, क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल रहा सका है। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने साल में लपेट कर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रभावित किया गया, तब उसकी आंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा घाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भाग कर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो नीलकंठ था उसकी क्या है, यहाँ पर मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो जाने के कारण जो लेखिका है उसको गंगा के किनारे पर ले गई, और वहां पर ऐसा लग रहा था कि पूरा गंगा का किनारा ही मोर बन गया हो। और नीलकंठ के मर जाने के कारण उसकी जो राधा थी मोरनी, वो भी क्या है, अधमरी सी हो गई। मतलब उसमें भी कोई उत्साह नहीं रहा, निश्चेष्टा सी वह एक कोने में बैठी रहती थी, और वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से उसको क्या है, द्वार पर देखती रहती थी कि मतलब नीलकंठ दोबारा आ सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि वो भागा है और भागने के बाद वापस आ गया है। कुब्जा के आने के बाद पर दृष्टि लगाए रहती थी, पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। और यहाँ पर क्या है, जो कुब्जा है वह क्या बहुत ज़्यादा आवाज़ करती थी, और आवाज़ के साथ साथ वह क्या उसको ढूंढना भी प्रारंभ कर देती थी। कभी वह जाली के दरवाजे के खुलते ही बाहर निकल आती थी। आम, अशोक, कचनार सभी पेड़ों पर जाकर, शाखाओं पर जाकर वह उसको ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली अल्सेशियन कुत्ती सामने पड़ गई।
स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि एक दिन क्या है, कजली आई, जो कजली का नाम है अल्सेशियन कुत्ती, सामने पड़ गई और उस स्वभाव के अनुसार क्या है, उसने कजली पर भी क्या चोंच से प्रहार किया और परिणाम ये निकला कि उसकी कजली के जो 2 दांत थे उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका जो झगड़ा करने का वातावरण था और देश और प्रेम भरा जो जीवन था उसको बचाया नहीं जा सका, परंतु इन तीनों पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की जो विभिन्नता है उसका परिचय कराया। वह मेरे लिए क्या है, एक विशेष महत्व रखता है। जो उन्होंने मेरे को अनुभव दिया पक्षी विशेषता का वह है। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। मतलब अब क्या है, राधा अकेली हो गई है और वह क्या है, बैठी रहती है। और आषाढ़ में जब आकाश में बादल छाने लगते हैं तो बादल छाने के बाद वह क्या कहती है, अशोक का जो पेड़ होता है उसकी डाली पर जाकर बैठ जाती है और अपनी आवाज में और तीव्रता और आवाज में वह क्या है, नीलकंठ को बुलाती है कि नीलकंठ आ जाए और उसके पास दोबारा रहे। जैसे कि वो दोनों पहले रहते थे वैसे ही वह उन समय को याद करती है और सोचती है कि नीलकंठ क्या है, दोबारा आकर मेरे साथ रहे। इस निबंध की लेखिका है महादेवी वर्मा जी। निबंध से प्रश्न करेंगे हम, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? तो मोर की गर्दन नीली थी इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया, जबकि मोरनी मोर के साथ साथ रहती थी तो उसका नाम राधा रखा गया। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? तो मोर के शावकों को जब जाली के बड़े घर में पहुंचाया गया तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे मान लो कोई नई बहू घर में आई हो। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर उनके चारों ओर घूमकर गुटरगू करने लगा। बड़े खरगोश गंभीर भाव से कतार में बैठकर उन्हें देखने लगे। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद करने लगे। तोते एक आंख बंद करके उन्हें देखने लगे। अब है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थीं? तो नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था, वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने आप में आकर्षक करने वाली थी, लेकिन महादेवी को निम्न चेष्टाएं अत्यधिक भाती थीं। गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष महिमा के साथ गर्दन नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, गर्दन की टेढ़ी करके शब्द सुनना और मेघों की गर्जन ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर तन्मयता से नाचना, महादेवी के हाथों से होले होले चने उठाकर खाना, महादेवी के सामने पंख फैलाकर खड़े हो जाना। इस आनंद उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? तो इस आनंद उत्सव में की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह वाक्य उस घटना की ओर संकेत कर रहा है जब लेखिका बड़े मियाँ से ही कदमरी मोरनी खरीदी और उसे घर लेकर आ गई और उसका नाम कुब्जा रखा और उसे नीलकंठ और राधा का साथ नहीं भाया। वह नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी जबकि नीलकंठ उससे दूर भागता था। कुब्जा ने राधा के अंडे भी तोड़कर बिखेर दिए थे। इससे नीलकंठ की प्रसन्नता का क्या है, अंत हो गया था, क्योंकि राधा से दूरी बढ़ गई थी। कुब्जा ने नीलकंठ की शांतिपूर्ण जीवन में ऐसा कोलाहल मचाया कि बेचारे नीलकंठ का अंत ही हो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? तो बसंत ऋतु में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजीरों से लद जाते थे और अशोक के वृक्ष नए पत्तों से ढक जाते थे, तब नीलकंठ जाली घर में रहना पसंद नहीं करता था। वह बसंत ऋतु में किसी घर में बंदी होकर नहीं रहना चाहता था। उसे पुष्पित और वृक्ष भाते थे, तब उसे बाहर छोड़ देना ही पड़ता था क्योंकि वह व्याकुल होता था। जाली
घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया। तो जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया, क्योंकि कुब्जा किसी से मित्रता नहीं करना चाहती थी। वह सबसे लड़ती रहती थी। उसे केवल नीलकंठ के साथ रहना पसंद था और वह किसी को उसके पास नहीं जाने देती थी। किसी को उसके साथ देखते ही वह उनको चोंच मारना शुरू कर देती थी। अगला है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो एक बार सांप जाली घर के भीतर आ गया था। सब जीव जंतु क्या है, भाग कर इधर उधर छिप गए थे। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया था। सांप ने उसे निगलना चाहा और उसका आधा जो शरीर है उसको अपने मुंह में दबा लिया। नन्हा खरगोश धीरे धीरे चीं चीं कर रहा था। सोए हुए नीलकंठ ने दर्द भरी उसकी कहानी को सुना और अपने पंख समेटे हुए वो झूले से नीचे आ गया। अब उसने बहुत सतर्कता के साथ सांप के फन को चोंच मार मार कर आधा कर दिया। और इससे क्या हुआ कि जो खरगोश का बच्चा था वो बच्चा धीरे से बाहर आ गया, क्योंकि वो आत्मरा हो गया। तो अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची कि वो उसको अच्छे से पकड़ पाता। और अंत में जैसे ही वो बच्चा बाहर आ गया तो उसने नीलकंठ ने सांप के 2 टुकड़े कर दिए, मतलब बहुत बुरी तरह उसको मार दिया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की निम्न विशेषताएं दिखाई देती हैं, जैसे सतर्कता, वीरता, कुशल संरक्षक। जालीघर के ऊंचे झूले पर सोती हुई भी उसे खरगोश की कराह है अर्थात दुख सुनाई दे गया, और कोई प्राणी कष्ट में हो वह झट से उतरा और उस प्राणी को उसने बचा लिया। वीरता, नीलकंठ वीर प्राणी है। अकेले ही उसने सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप के 2 टुकड़े करके वीरता का परिचय दिया। कुशल संरक्षक, खरगोश को मृत्यु के मुंह से बचाकर उसने सिद्ध कर दिया कि वह कुशल संरक्षक है। उसके संरक्षण में किसी प्रकार का भय नहीं है। अब है निबंध से आगे। यह पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखा चित्र को पढ़िए। रेखा चित्र एक सीधी कहानी ना होकर जीवन के कुछ मुख्य अंश प्रस्तुत करती है। यह एक सीधी सादी कहानी नहीं होती, बल्कि संपूर्ण जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं का समावेश होता है। रेखा चित्र में भावनात्मक और संवेदना होती है। ये अत्यंत स्वाभाविक और सरल होते हैं। इनमें बनावट लेस मात्र भी नहीं होता। अन्य रेखा चित्र महादेवी के संग्रह को हम पुस्तकालय में जाकर पढ़ सकते हैं। अब वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल घिर आते हैं तब मोर पंख फैलाकर धीरे धीरे मचलने लगता है। यह मोहक दृश्य देखने का प्रयास कीजिए। तो ये मोर दृश्य आप राजस्थान साइड जाएंगे तो राजस्थान में मोर बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और जैसे ही वर्षा ऋतु होती है तो मोर क्या करते हैं, अपने पंखों को फैला करके नाचने लगते हैं। तो ये दृश्य आपको जो जंगल वगैरह होते हैं वहाँ पर भी दिखाई दे जाएगा, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं कई बार वहाँ पर भी दृश्य देखने को मिल जाता है। पुस्तकालय से ऐसी कहानियों, कविताओं या गीतों को खोजकर पढ़िए जो वर्षा ऋतु और मोर के नाचने से संबंध तो हों। तो यहाँ पर आपको पुस्तकालय में जाकर, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना होगा। अब है अनुमान और कल्पना। निबंध में आपने ये पंक्तियां पढ़ी हैं। मैं अपने साल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रभावित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा घाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। इन पंक्तियों में एक भाव चित्र है। इसके आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए कि मोरपंख की चंद्रिका और गंगा की लहरों में क्या क्या समानताएं लेखिका ने देखी होंगी, जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर पंख के समान तरंगित हो उठा। तो जब गंगा के बीच धार में नीलकंठ को प्रभावित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का जो चौड़ा पाट है वह एक विशाल मयूर के समान
तरंगित हो उठा। गंगा और यमुना की श्वेत श्याम जल का मिलन, प्रातः काल की सूर्य की किरणों में जब सतरंगी दिखाई देता है तो दूर दूर तक किसी मोर के नाच का दृश्य प्रस्तुत करता है और अत्यंत लुभावना और मनमोहक होता है। गंगा की लहरों के हिलने डुलने में मोर के पंखों की थिरकन का आभास होता होगा, क्योंकि उसके पंख क्या है, जैसे ही तरंगित होती होंगी तो ऊपर नीचे से होते होंगे तो वो वैसा प्रतीत होता होगा। अब है नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत करिए। तो मेघों के घिरते ही नीलकंठ के पांव थिरकने लगते हैं। जैसे जैसे वर्षा तीव्र से तीव्र होती तो उसके पांव में शक्ति आ जाती और नृत्य तेजी से होने लगता, जो अत्यंत मनोहारी होता। नीलकंठ के पंख फैलाते ही इंद्रधनुष का दृश्य साकार हो उठता था। अब है भाषा की बात। भाषा की बात से हम यहाँ पर ग्रामर पर चलेंगे, व्याकरण की ओर चलेंगे। रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाओ। गंध, रंग, फल, ज्ञान। तो हम गंध से बना सकते हैं सुगंध, दुर्गंध, गंधहीन। रंग से रंगना, रंगीला, नौरंग, नवरंग भी बोलते हैं। फल से सफल, फलदार, फलित। ज्ञान से अज्ञान, ज्ञानवान, अज्ञानी, ज्ञानी। विस्मय अभिभूत शब्द विस्मय और अभिभूत दो शब्दों के योग से बना है। इसमें विस्मय के या के साथ अभिभूत के आ के मिलने से या हो गया है। आ आदि वर्ण है। ये आदि का मतलब है प्रारंभिक वर्ण। ये सभी वर्ण ध्वनियों में व्याप्त हैं। व्यंजन वर्णों में इनके योग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे का। यहाँ पे का में देखो ये हलंत लगा इसलिए ये कैसा है, आता है। तो का और आ तो क्या बना, का इत्यादि। आ की मात्रा आगे देखते हैं। के चिन्ह, ये आपको डंडा दिखाई दे रहा है, इसका प्रतीक है आ। से आप परिचित हैं। आ की भांति किसी शब्द में आ के भी जुड़ने से आकार की मात्रा ही लगती है, जैसे मंडल धन आकार तो हो गया मंडलाकार। अब यहाँ पे आपको ये आ की मात्रा दिखाई दे रही है। मंडल और आकार की संधि करने पर, संधि मतलब जोड़ने पर मंडलाकार शब्द बनता है और मंडलाकार शब्द का विग्रह करने पर अर्थात तोड़ने पर मंडल और आकार दोनों अलग होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के संधि विग्रह कीजिए। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, संधि विग्रह करना है। यहाँ संधि करना और यहाँ पर विग्रह करना है। तो देखो नीलधन आभ तो क्या हो जाएगा, नीलाभ। नवधन आगंतुक तो हो जाएगा नवागंतुक। सिंहासन तो सिंहधन आसन। मेघधन आछन। यहाँ पे धन इसलिए बोल दिया क्योंकि यहाँ पे हम विच्छेद कर रहे हैं, विग्रह कर रहे हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।